सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्ते मित्रों, आप सभी का फिर से हिंदी की कक्षा में स्वागत है। देखिए, हिंदी के अंतर्गत हमने अंतिम रूप से हम बातचीत कर रहे थे शब्द विचार पर। किस पर बातचीत कर रहे थे? शब्द विचार पर। और शब्द विचार के अंतर्गत हम बातचीत कर रहे थे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द विचार का जो भेद है उसको देख रहे थे। रूप परिवर्तन के आधार पर हम देख रहे थे विकारी शब्द का तात्पर्य यही है कि जिसके रूप में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा बात करते हैं प्रकार का, वो प्रकार है अविकारी शब्द, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द, जिसे हम अव्यय या उसे निपात भी बोलते हैं। यह भी आप ध्यान रखें। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा जो है विस्मयादि बोधक। तो 4 इसके अंतर्गत पढ़ने हैं और 4 इनके अंतर्गत पढ़ने हैं हमें। ठीक है। और यही से टॉपिक की शुरुआत होती है हिंदी की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा की। ठीक है। तो चलिए संज्ञा की बातचीत करते हैं। हम संज्ञा की शुरुआत करते हैं आज से। चलिए देख लेते हैं अब संज्ञा के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? नया संज्ञा। क्या रहेगा? संज्ञा के बारे में देखना है हम। देखिए, सबसे पहले संज्ञा होता क्या है? आपने कहीं पुस्तकों में अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। पहले हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं इसका संज्ञा का। तो देखिए, सम धन ज्ञा, जिसका मतलब होता है संज्ञा। ठीक है। अब समधन ज्ञा का मतलब होता है क्या? संज्ञा है क्या? तो जो हमें सम्यक ज्ञान कराए उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब जो अच्छे तरीके से ज्ञान कराए उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण देखिए आप। मैंने आपके सामने लिखा नरेंद्र मोदी। क्या लिखा? नरेंद्र मोदी। तो आपके मस्तिष्क में एक छवि उभर कर आ रही होगी, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति, और आपको कह रहे हैं वो कि भाइयों तथा बहनों। तो आप समझ गए होंगे कि आपके मस्तिष्क में जो ये छवि बन रही है वो व्यक्ति के लिए बन रही है, किसी तो जो हमें अच्छे तरीके से सम्यक ज्ञान करवा रहा है। दूसरा, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने, मैंने ले लिया पद्मिनी। क्या ले लिया? पद्मिनी। तो आप सभी जानते हैं पद्मिनी एक रानी है। ठीक है। इतिहास के अंतर्गत आपने पढ़ रखा होगा, पद्मावत मूवी बनी है। तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक छवि उभर कर कौन सी आएगी? वो मूवी वाली पद्मिनी आएगी। और उसके अंतर्गत भी कौन सी? दीपिका पादुकोण। ठीक है। तो वो पद्मिनी। ठीक है। तीसरा मैं उदाहरण लिखता हूं भारत। तो आपके मस्तिष्क में एक छवि उभर कर आएगी, भारत का मानचित्र। ठीक है। तो जो हमें अच्छे तरीके से सम्यक जो ज्ञान करवा दे
उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब किताब पुस्तकों के आधार पर हम परिभाषा देखते हैं संज्ञा की। देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या बनती है, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने इस संज्ञा की परिभाषा समझ ली होगी। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और आपके लिए एक प्रश्न भी है कि आप मेरे को यह बताइए कि मैंने पूछा आपको कि आपकी संज्ञा क्या है। मैंने क्या पूछा कि आपकी संज्ञा क्या है, तो आप मेरे को ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी संज्ञा क्या है। प्रश्न यह है कि आपकी संज्ञा क्या है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा है। ठीक है, अगली बातचीत करते हैं हम जो एक परिभाषा के रूप में फिर से, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा भी आप ध्यान रख सकते हैं, और यह परिभाषा जो पुस्तकों में दे रखी है वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब हमारी बात रहेगी भेदों के ऊपर। देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये 3 भेद होते हैं। लेकिन कहीं पुरुष और विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके 5 प्रकार भी बताए हैं। लेकिन 5 प्रकार ना होकर ये कितने प्रकार हैं, 3 ही हैं। और 2 जो प्रकार बताए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो 2 प्रकार इस जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा जो है वो है द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्य मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, वो द्रव नहीं, द्रव के अंतर्गत तो तीनों चीज आते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों उसके अंतर्गत है। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, ये हम बातचीत करेंगे, उसके भेदों की जब चर्चा करेंगे तब बातचीत कर लेंगे। तो अब हमारा जो पहला भेद है वो कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले संज्ञा के भेदों के अंतर्गत पहला भेद देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बातचीत करते हैं। वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिसमें हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति, लेकिन विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे बात करें, एक इकाई का जो बोध करवाता है, एक इकाई का जो बोध करवाए किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का। जैसे व्यक्ति में मैंने लिख लिया यहां पर, जैसे पहले उदाहरण लिया था नरेंद्र मोदी, ये लिख दिया, या मैंने लिख दिया राम लिख दिया, सीता लिख दिया, या मैंने लिख दिया कबीरदास लिख दिया। ठीक है,
अब बात करते हैं वस्तु के ऊपर। वस्तु के अंतर्गत जैसे मैंने लिख दिया सरस दूध, लिख दिया सरस दूध लिख दिया, ठीक है। स्थान के अंतर्गत जैसे मैंने भारत लिख दिया, या मैंने आसपुर लिख दिया, ठीक है, या मैंने सिरोही लिख दिया, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो एक इकाई का जो बोध करवाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। एक इकाई का जो बोध करवाता है, ठीक है। अब अगली बातचीत हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं हम। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो एक इकाई है, एक इकाई के समूह का जो बोध करवाता है, समूह का जो बोध कराए वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके अंतर्गत देख लीजिए उदाहरण आप समझ सकते हैं इन उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण जैसे मैंने लिख दिया नेता, उदाहरण रानी, पर्वत, नदी लिख दी आपके सामने, और लिख दिया मैंने जैसे नेता, रानी, पर्वत, नदी, ठीक है, इतने काफी है, तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दो उपभेद हैं, उपभेद के बारे में हम चर्चा करेंगे जरूर। पहला जो उपभेद है वो है समूहवाचक, और दूसरा जो है वो कौन सा है, द्रव्यवाचक। देखिए इस द्रव्यवाचक के ऊपर बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, द्रव और दूसरा रहता है द्रव्य। द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों को शामिल किया जाता है, और द्रव का मतलब होता है तरल, ठीक है। तो हमें ये द्रव पढ़ना है जिसके अंतर्गत तीनों को शामिल किया जाता है। द्रव्यवाचक वही होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बातचीत करेंगे हम। आगे बातचीत पहले हम कर लेते हैं इसके तो जो उपभेद है उनके बारे में ही। तो पहला जो उपभेद है वो कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं वो देख लीजिए आप। तो इसके अंतर्गत समूह का जो बोध कराए, समूह का बोध कराए वो क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बात करूं मैं कक्षा, भीड़, पुलिस, गिरोह और जत्था, यात्रियों को जो जत्था होता है ना समूह, वो, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है समूहवाचक के। दूसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्य के अंतर्गत क्या आते हैं, पदार्थ आते हैं, ठीक है, इसको पदार्थ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सोना, चांदी, बाजरा, बाजरा ले लो आप, इसके अंतर्गत दूध ले लो, घी ले लो, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक के जो उपभेद है हम दोनों उपभेद भी हमने देख लिए। अब हमारा तीसरा जो है वो है भाववाचक। क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है, तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका आकार नहीं होता, आकार नहीं होता है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिसका आकार नहीं होता वो भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए आपने देखा होगा भय, मानवता, खुशी, ये सब क्या है, भाव है, ठीक है। और भाववाचक जो संख्या है वो हमेशा एक वचन में चलती है, या आप ध्यान रखना हमेशा ये एक वचन में ही चलती है। अगर ये बहुवचन में चली, बहुवचन होते ही ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। भाववाचक के कुछ बहुत से उदाहरण हैं, उदाहरण आप समझ सकते हैं, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, अनुशासन, बुढ़ापा, शैशव, अमीरी, गरीबी, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। देखिए यहां तक कि हमारी बात पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ दो चार एक बात रही है, इसके संदर्भ में, संज्ञा के संदर्भ में वो बातचीत कर लेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम ये जो संज्ञा का टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है, और अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो सर्वनाम पर आएगी, विकारी शब्द में दूसरा सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।